सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे साबुन व अपमार्जक यानी कि सॉप और डिटर्जेंट। सॉप एंड डिटर्जेंट। विद्यार्थियों, सॉप और डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम साबुन व अपमार्जक में अंतर करते हुए इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम विद्यार्थियों देखते हैं साबुन या सॉप को। दूसरा बात करेंगे हम अपमार्जक की। साबुन विद्यार्थियों एक अपमार्जक ही होता है। साबुन एक अपमार्जक ही है। स्टूडेंट्स, अगर हम साबुन की बात करें तो साबुन एक अपमार्जक होता है। साबुन एक अपमार्जक ही है। ये सबसे पुराना अपमार्जक है। ये सबसे पुराना अपमार्जक है। अगर आपको एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना अपमार्जक कौन सा है, तो वहां पे आप विद्यार्थियों आंसर क्या दोगे कि साबुन सबसे पुराना अपमार्जक होता है। विद्यार्थियों, यहां से ध्यान देना कि जो साबुन होते हैं, इस साबुन का जो निर्माण होता है वो एक्चुअल में किससे होता है, ध्यान देना। साबुन का निर्माण उच्च वसीय अम्लों से होता है। साबुन का निर्माण उच्च वसीय अम्लों से होता है। जब उच्च वसीय अम्लों के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी विद्यार्थियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। अब जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं, ये एक्वाटिक फॉर्म में है, यानी कि इनका ये जलीय विलयन है। एक्वाटिक फॉर्म का मतलब होता है पदार्थ का जलीय विलयन। तो सबसे पहले उच्च वसीय अम्ल, हायर फैटी एसिड्स, ये कौन कौन से एसिड्स हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं स्टेरिक अम्ल, हो सकते हैं पामीटिक अम्ल, हो सकते हैं, या स्टूडेंट्स ये हो सकते हैं ऑलिक अम्ल। ये हो सकते हैं स्टेरिक अम्ल, पामिक अम्ल, या ये हो सकते हैं ऑलिक अम्ल। जब स्टेरिक अम्ल, पामीटिक अम्ल या ऑलिक अम्ल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से करवाई जाती है, तो स्टूडेंट्स किसका फॉर्मेशन होता है? तो साबुन का फॉर्मेशन होता है। कि साबुन का फॉर्मेशन एक तो होता है हायर फैटी एसिड से, तो दूसरा इसके अंदर मिश्रित किया जाता है NaOH का जलीय विलयन, NaOH एक्वाटिक फॉर्म में, या फिर आप इसमें मिला सकते हो KOH एक्वाटिक फॉर्म में। तब जाके विद्यार्थियों किसका फॉर्मेशन हो जाता है? तो साबुन का फॉर्मेशन होगा, यहां से बन जाएगा विद्यार्थियों सॉप, और इसके साथ में ही ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। किसका? ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, साबुनीकरण अभिक्रिया एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। यहां पर जो मैंने ये अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? हायर फैटी एसिड्स यानी कि उच्च वसीय अम्ल की अभिक्रिया
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो साबुन यानी कि सोप का निर्माण होता है और साथ में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया सबसे पहले उच्च वशीय अम्ल इसमें मिला दिया हमने NaOH को एक्वाटिक फॉर्म के अंदर, निर्माण हो गया साबुन का, साथ में ही बन गया ग्लिसरॉल। अब देखिए ये जो उच्च वशीय अम्ल है ये मैंने आपको 3 प्रकार के बताए। ये स्टेरिक अम्ल हो सकते हैं, ये पामेटिक अम्ल हो सकते हैं, ये ऑलिक अम्ल हो सकते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पे उच्च वशीय अम्ल या यानी कि हायर फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला होती है स्टूडेंट्स C12 से लेके C18 तक, यानी कि जो इसमें कार्बन की श्रृंखला चलती है इसमें इस प्रकार की कितनी विद्यार्थियों चलती है, कुल मिला के 12 से लेकर 18 तक की ये श्रृंखला स्टूडेंट चलती है। अब यहां पर हम इसका रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। उच्च वशीय अम्ल के रूप में हमने स्टूडेंट लिख दिया CH2COOR, फिर इसके साथ बंध बनाते हुए हमने लिखा CHCOOR। यहां पर जो ये विद्यार्थियों R हैं, ये R हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो यहां पर आपने स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, आपने लिख दिया CH2COOR, इसके साथ में बंध बनाते हुए लिख दिया CHCOOR, इसके नीचे जस्ट बंध बनाते हुए लिख देना CH2COOR। ये हैं उच्च वशीय अम्ल। हमने ये अभी तक फिक्स नहीं किया है कि स्टेरिक अम्ल है, पामेटिक अम्ल है कि ऑलिक अम्ल है। यहां पे हमने केवल हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा दिया है, अभी तक निश्चित ये नहीं किया है कि ये स्टेरिक अम्ल ही है या पामेटिक अम्ल ही है। तो यहाँ पे कोई भी अम्ल रख सकते हैं, जितने हाइड्रोकार्बन के नंबर रखोगे वो ही अम्ल यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ में हम क्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। अब यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहां पर आप देखिए ये एक कार्बन पहला यहां से, ये दूसरा कार्बन यहां पे, ये तीसरा कार्बन यहां पे, ये 3 कार्बन है। तो यहां पर आपको 3 अंक लिख देने हैं। शुरुआत में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो आपको 3 अंक यहां पे रख देने हैं, जिससे कि आपकी जो इक्वेशन होगी, जो आपका समीकरण होगा वो बिल्कुल सटीक संतुलित होगा। अब हम इसके आगे तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तीर के बाईं तरफ अभिकारकों को रखा जाता है और तीर के दाईं तरफ उत्पादों को रखा जाता है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम ले लेते हैं Na को, और इसके साथ में हम ले लेते हैं COOR को। यहां पे R मैं बता चुका हूं पहले, हाइड्रोकार्बन है। Na की संख्या कितनी है? 3 है। सोडियम की संख्या कितनी है? 3 है। COOR भी कितने हैं? 3 है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा 3 R के बाद लिखा COO और उसके बाद हमने लिख दिया Na। 3 क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 है, Na भी 3 है, इसलिए हमने इसके आगे रख दिया 3।
इसके साथ में ऐड करते हुए प्लस करते हुए सह उत्पाद के रूप में हम पहले बता चुके हैं किसका निर्माण हो जाता है, ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। अब जो शेष बचता है, शेष बचेगा CH2, यहां पर बचेगा CH, यहां पर बचेगा CH2, यहां पे बचेगा। तो यहां पे CH फल में बचा है CH2 CH CH2 CH2 CH CH2। ध्यान देना, यहां पे CH2 CH CH2 और यहां पे शेष फल में क्या बचा है, OH। OH के कितने हैं, 3 हैं। CH2 CH CH2 हम एग्जिटिस ऐसे कैसे रख देते हैं, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे रखा CH2, ये हमने यहाँ पे बंद बनाते हुए रख दिया CH और नीचे की तरफ बंद बनाते हुए रख दिया हमने CH2 CH2 CH CH2। जैसा यहाँ पर था उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, अभिकारक थे उत्पाद के अंदर हमने रख दिया। हाइड्रोक्साइड आयन को भी हम वहां पे ले लें, जो हाइड्रोक्सिल आयन है इस हाइड्रोक्सिल आयन को हम रख देते हैं यहाँ पे, एक रख दिया यहाँ पे OH, दूसरा OH यहाँ पे रख दिया, तीसरा OH यहाँ पे रख दिया। और ये जो फॉर्मूला है CH2OH बंद CHOH बंद CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। तो यहां से हमारा जो मेन मुद्दा था, हमारा मेन मुद्दा स्टूडेंट्स क्या था, 3RCOONA। ये विद्यार्थियों साबुन है, ये क्या है, ये सौंफ है, साबुन है। और हमें चाहिए क्या था, हमें साबुन चाहिए था। तो एक बार हम यहां से साबुन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद रख लेंगे, उसके साथ में इसकी हम केमिकल रिएक्शन याद रख लेंगे, इसका जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक जो समीकरण है इसको हम याद रख लेंगे। केमिकल रिएक्शन आपको यहां से याद रखनी है। When higher fatty acids react with sodium hydroxide, कैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वाटिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन क्रिएट होता है सॉल्ट एंड ग्लिसरॉल। जो साबुन है वो अलग अलग प्रकार के अम्लों से क्रिएट हो सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार के हायर फैटी एसिड से क्रिएट हो सकते हैं, वो स्टेरिक अम्ल से बन सकते हैं, स्टेरिक एसिड से बन सकते हैं, पामिटिक एसिड से बन सकते हैं, ओलिक एसिड से बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अम्लों से क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने केवल उनको क्या रखा है, केवल हमने उनको एक ग्रुप के रूप में रखा है, हाइड्रोकार्बन समूह के रूप में रखा है। अब हाइड्रोकार्बन समूह के अंदर जितने कार्बन होंगे उनको हम उस हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लेंगे। स्टेरिक है तो C17H35 उसमें अपन रख देंगे। देखिए सबसे पहले हम साबुन का सूत्र रखेंगे। साबुन का सूत्र यहां से हमने रख दिया RCOONA। ध्यान देना यहाँ पे, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, RCOONA, ये साबुन का सूत्र हो जाएगा। इसको आप अपने दिमाग के अंदर सेट रखना। दूसरी बात आगे करेंगे हम अपमार्जक की। ये केवल हमने अभी तक सूत्र की बात की। अब अपमार्जक की बात करते हैं तो अपमार्जक एक तो होता है सोडियम एल्किल सल्फेट, एक तो होता है सोडियम एल्किल सल्फेट। हम इसके सूत्र भी साथ साथ में रखेंगे। सोडियम एल्किल सल्फेट का सूत्र हम स्टूडेंट्स लिखते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे एल्किल ग्रुप को, यानी कि R को। R को रखने के बाद यहाँ पे हमने बंद बनाया। बंद के बाद स्टूडेंट्स आपको रखना है सल्फेट को। सल्फेट को इस प्रकार से लिख सकते हैं SO3O, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं SO4। Am I right और रॉन्ग, ऐसे अपन इसको रख सकते हैं। हालांकि जो सल्फेट आयन होता है उसको हम इस प्रकार से रखते हैं SO4 2-। R यहाँ पे R के साथ में एक होगा ऑक्सीजन और इसके साथ में रखेंगे हम SO3 और इसके साथ ही बंद बनाता हुआ रहेगा सोडियम आयन। यहाँ पे सल्फेट पे हमेशा ऋण आयन होता है, सोडियम पे हमेशा धन आयन होता है। इसकी जानकारी आपको पहले से होगी।
सोडियम पे हमेशा धन आयन होता है और सल्फेट पे हमेशा ऋण आयन होता है, इसकी जानकारी आपको पहले होगी। तो सोडियम एल्किल सल्फेट ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक अपमार्जक है और ये अपमार्जक इसका सूत्र हो जाएगा ROSO3 Na+। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 2 नंबर पे। इसके अलावा भी अपमार्जक होते हैं विद्यार्थियों, तो 2 नंबर का अपमार्जक हम देखते हैं सोडियम। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट ये दूसरा अपमार्जक का टाइप है। इसका भी हम स्टूडेंट सूत्र लिखेंगे, किसका, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। इसको भी हम इसका रासायनिक रूप दे देते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम R रखेंगे, R यानी कि एल्किल ग्रुप। दूसरे नंबर पे हम इसमें रखेंगे बेंजिल को। बेंजिल का सूत्र होता है C6H5। इसके साथ ही बंद बनाता हुआ हम रखेंगे सल्फोनेट को, यहां पे हम लिखेंगे SO3, इस पे माइनस का आयन, और इसके साथ ही बंद बनाता हुआ रहेगा सोडियम, जिस पर हमेशा कैसा आयन होता है, धन आयन होता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, सोडियम एल्किल सल्फेट एक अपमार्जक है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट भी एक प्रकार का अपमार्जक है, और साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। अब थोड़ा बहुत हम इसके अंदर अंतर समझेंगे साबुन और अपमार्जक के अंदर, कि इन दोनों के अंदर जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है। पहले आपने क्या समझा, इसका फॉर्मेशन समझा, इनका सूत्र समझा कि साबुन या अपमार्जक आखिर होते क्या है। अब इसको हम थोड़ा और इसमें गहनता से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे साबुन को, दूसरा हम बात कर रहे थे अपमार्जक की। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले साबुन के अंदर आते हैं। अब जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है, यानी कि जब इसके द्वारा सफाई की क्रिया होती है, इसके द्वारा भी सफाई की क्रिया होती है, क्योंकि साबुन और अपमार्जक का काम क्या है, सफाई करना। ऐसे मनोरंजन के लिए तो साबुन और अपमार्जक हम बना नहीं रहे। साबुन और अपमार्जक क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारे कपड़े साफ किए जा सकें, हमारा शरीर साफ किया जा सके, हमारी वस्तुओं को साफ किया जा सके। तो वस्तुओं को, कपड़ों को, शरीर को साफ करने के लिए साबुन या अपमार्जक को निर्मित किया जाता है। यहां पर ध्यान देना, आगे सफाई किस किस तरीके से होती है। पहली बात, अगर हम बात करें साबुन की, तो साबुन मृदु जल में काम करता है। मृदु का मतलब है मीठा जल, खारा जल नहीं भाई, मीठा जल। मीठा जल जिसे आप पीते हैं, वो वाला जल साबुन उसके अंदर काम अच्छे से करता है। लेकिन एक दूसरा जल होता है खारा जल, जिसे आप कभी पीते नहीं हो। दूसरा जल कौन सा जल होता है, खारा जल, जिसका आपके द्वारा सेवन नहीं किया जाता, पिया नहीं जाता है। उस खारे जल के अंदर कभी भी साबुन काम नहीं करेगा। मीठे जल के अंदर जी हाँ करेगा, खारे जल के अंदर सर नहीं करेगा। दूसरी बात हम यहां पे करते हैं, खारा जल हो गया, मीठा जल हो गया। क्या अपमार्जक मीठे जल में काम करेगा? जी सर करेगा। खारे जल में करेगा। मीठे जल में भी अपमार्जक काम कर लेगा, खारे जल में भी कर लेगा, लेकिन साबुन केवल और केवल मृदु जल में, मीठे जल में काम करेगा, खारे जल में काम नहीं करेगा।
तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब कैसे कार्य नहीं करता है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये है खारा जल, ये है खारा जल। इस खारे जल के अंदर हमने किसको मिलाया? साबुन को मिला दिया। अब इस खारे जल के अंदर हमने साबुन को मिला दिया। खारे जल के अंदर स्टूडेंट्स कुछ लवण होते हैं, कुछ लवण होते हैं इसके अंदर कैल्शियम लवण, इसके अंदर होते हैं मैग्नीशियम लवण। खारे जल के अंदर दो प्रकार के लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण। यहां पर जो एक कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण है, ये साबुन का ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे होंगे। ये साबुन है, इस साबुन को खारे जल में डाला जाता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ आते हैं, इस सोडियम को हटा देते हैं और भाई साहब खुद यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। मेहमान थे वो मालिक बन गए। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला ये नहीं होगा RCONA नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला RCOONA, ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर इस Na की जगह में जो Na था स्टूडेंट्स, इस Na की जगह में Mg विराजमान हो जाएगा, यानी कि सूत्र में भी ये हट जाएगा और इसकी जगह पे ही कैल्शियम विराजमान हो जाएगा, यानी कि सूत्र में भी विस्थापित हो जाएगा, सूत्र में भी स्थापित हो जाएगा। पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण थे। उच्च वशीय अम्लों के क्या थे? सोडियम लवण थे। लेकिन जो ही सोडियम हट जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा? उच्च वशीय अम्लों के कैल्शियम लवण बनेंगे या उच्च वशीय अम्लों के मैग्नीशियम लवण बनेंगे। और यहाँ पर जो ये उच्च वशीय अम्लों के मैग्नीशियम लवण और उच्च वशीय अम्लों के कैल्शियम लवण होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और जब ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इस कारण ये अवक्षेपित हो जाते हैं और सफाई की क्रिया में हिस्सा नहीं लेते। स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि सोडियम, उच्च वशीय अम्ल के सोडियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए सफाई की क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उच्च वशीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील नहीं होते, जिसके कारण ये सफाई की क्रिया में भाग नहीं लेते। इस कारण साबुन कठोर जल या खारे जल में क्रिया नहीं करते हैं, सफाई की क्रिया नहीं कर पाते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अपमार्जक की। तो मीठे जल में भी कार्य करेंगे। खारे जल में हम पहले बात कर चुके हैं, दो प्रकार के आयन मिलते हैं, मैग्नीशियम लवण होता है और कैल्शियम लवण पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण होते हैं, ये यहाँ पर इस सोडियम लवणों को हटा देंगे। यहाँ पर भी ये खुद मालिक बन जाएंगे, मालिक को हटाकर मेहमान यहाँ पे घर कर जाएंगे। तो पहले यहाँ पे क्या थे? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट थे, सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट थे। क्या थे? सोडियम एल्किल सल्फेट थे। दूसरे में क्या थे? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट थे। यहाँ पर जो ये सोडियम सल्फोनेट हैं, इस सोडियम सल्फोनेट को हटाकर मैग्नीशियम सल्फोनेट बन जाते हैं और कैल्शियम सल्फोनेट बन जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान ये देना है कि जो मैग्नीशियम सल्फोनेट और ये जो कैल्शियम सल्फोनेट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फोनेट और जो कैल्शियम सल्फोनेट होते हैं, ये यहाँ पर जल में घुलनशील होते हैं। दो चीजें हैं, मैं यहां पर वापस आपको समझा देता हूं। दो चीजें हैं। एक तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको ध्यान रखना है, उच्च वशीय अम्लों, उच्च वशीय अम्लों की मैग्नीशियम व कैल्शियम लवण, कैल्शियम लवण ही ये जल में घुलनशील नहीं होते,
ये जल में घुलनशील, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए सफाई की क्रिया नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हायर फैटी एसिड्स यानी कि उच्च वसीय अम्लों के जो कैल्शियम व जो मैग्नीशियम सल्फोनेट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फोनेट होते हैं, ये स्टूडेंट्स जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं और ये जल में घुलनशील होने के कारण सफाई की क्रिया आसानी से कर देते हैं। इसलिए तो हमने कहा कि साबुन जो है वो केवल मीठे जल में काम करेगा, खारे में नहीं करेगा, लेकिन अपमार्जक मीठे में भी करेगा और खारे में भी करेगा। तो ये तो बेसिक अंतर था साबुन और अपमार्जक के अंदर। स्टूडेंट जब नेक्स्ट क्लास आएगी, अगला जब हम इसके अंदर क्लास पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से साबुन के द्वारा मिशेल अणु का निर्माण होता है और मिशेल अणु के द्वारा किस प्रकार से सफाई की क्रिया को संपादित किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको यहाँ से लेक्चर समझ में आ चुका है, पसंद आ चुका है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।